डीडी न्यूज आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। साल 2025 भारत के आर्थिक और नीतिगत इतिहास में उस मोड़ के रूप में दर्ज हुआ जब देश ने सिर्फ सुधारों की बात नहीं की बल्कि उन्हें जमीन पर पूरी ताकत से उतार दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये वो साल बना जब भारत ने पुराने कानूनों का बोझ उतार दिया, जटिल सिस्टम को सरल किया और 21वीं सदी की जरूरतों के मुताबिक अपने शासन, अर्थव्यवस्था और विकास मॉडल को दोबारा गढ़ा। प्रधानमंत्री मोदी के स्पष्ट आह्वान, रेगुलेटरी सुधार और नए भारत के लिए नए कानून का असर पूरे साल दिखाई दिया। टैक्स से लेकर लेबर, जीएसटी से लेकर एफडीआई, पर्यावरण मंजूरी से लेकर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, शिक्षा से लेकर न्यूक्लियर एनर्जी और ग्रामीण रोजगार तक हर सेक्टर में बड़े साहसिक और दूरगामी फैसले लिए गए। इन सब का नतीजा यह रहा कि तमाम वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए भारत ने 8.2% की ऐतिहासिक जीडीपी ग्रोथ दर्ज की और दुनिया को यह साफ संदेश दिया कि भारत अब धीमे कदमों से नहीं, बड़े विजन और तेज रफ्तार से आगे बढ़ेगा, जिसका रिजल्ट आंकड़ों के जरिए साफ नजर आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने इस खास कार्यक्रम की और बताते हैं आपको कि साल 2025 भारत के रिफॉर्म युग में कैसे एक स्वर्णिम अध्याय की तरह जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने सत्ता में आते ही अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक विकास को पहुंचाने के लिए न केवल काम किया बल्कि साल दर साल प्रशासन में ऐसे बदलाव भी किए जिससे सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास केवल एक नारा ना रहकर देश के विकास में बड़ा योगदान दे सके और संकल्प से सिद्धि की परिकल्पना को चरितार्थ भी कर सके। तो आइए दिखाते हैं आपको मोदी सरकार की उस भावना को जिसने देश का कायाकल्प करने के साथ साथ विकसित राष्ट्र बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है। केंद्र सरकार जीवन यापन को सरल बनाने और सुधारों की राह पर आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को ये बात कही और स्पष्ट किया कि आने वाले समय में सुधारों को और अधिक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने पहली बार देश के बहुमुखी विकास के लिए ऐसी बात कही हो, बल्कि वे समय समय पर जनहित के लिए प्रशासनिक सुधार करते रहते हैं। एक समय था जब भारत में रिफॉर्म्स रिएक्शनरी होते थे, यानी बड़े निर्णयों के पीछे या तो कोई राजनीतिक स्वार्थ होता था या फिर किसी क्राइसिस को मैनेज करना होता था। लेकिन आज नेशनल गोल्स को देखते हुए रिफॉर्म्स होते हैं, टारगेट तय है। आप देखिए, देश के हर सेक्टर में कुछ न कुछ बेहतर हो रहा है। हमारी गति कांस्टेंट है, हमारी डायरेक्शन कंसिस्टेंट है और हमारा इंटेंट नेशन फर्स्ट का है। भारत के आर्थिक परिदृश्य में बड़े बदलाव के संकेत देते हुए प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि सरकार के सुधारों का सिलसिला थमने वाला नहीं है। सरकार कर, लेबर और कॉरपोरेट कानूनों में बड़े बदलावों को लागू कर चुकी है। इनकम टैक्स एक्ट 2025 का सबसे बड़ा लाभार्थी मध्यम वर्ग है। 12 लाख रुपए तक की सालाना आय पर कोई टैक्स नहीं है। मध्यम वर्ग को खर्च और निवेश के लिए अधिक पैसा मिल रहा है। इससे अर्थव्यवस्था में खपत बढ़ रही है। नए टैक्स कानून ने कर प्रणाली को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया। करदाताओं के लिए कानूनी प्रक्रिया सरल हो गई है। सरकार एमएसएमईज को हर तरह से सहायता दे रही है। छोटे उद्योगों के लिए सरकारी नियम कानून सरल किए गए हैं। नई छोटी कंपनियों की परिभाषा को विस्तार दिया गया है। 100 करोड़ रुपए तक के टर्नओवर वाले उद्यमों पर अनुपालन का बोझ कम किया गया है। एमएसएमईज को अपना विस्तार करने के लिए नई भर्तियां करने में सहायता दी जा रही है। सरकार का फैसला लोकल इंटरप्राइजेस को ग्लोबल बनाने में मदद कर रहा है। कारोबारी धारणा को सुधारने की दिशा में सरकार ने ये अहम कदम उठाया है। श्रम कानूनों में पुराने और जटिल कानूनों को खत्म किया गया है। 29 अलग अलग श्रम कानूनों को मिलाकर अब केवल 4 लेबर कोड हैं। कंपनियों के लिए नियम मानना आसान हुआ है। श्रमिकों के अधिकारों और महिलाओं के लिए मातृत्व सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया गया है।
ग्रामीण भारत का विकास सरकार की हमेशा प्राथमिकता रही है। सुधारों का दायरा केवल शहरों तक ही सीमित नहीं है। ग्रामीण रोजगार अब केवल मजदूरी तक सीमित नहीं रह गया है। गांव में आधारभूत ढांचे को मजबूत करने पर सरकार का फोकस है। सरकारी बदलावों से ग्रामीण आजीविका में सुधार हो रहा है। विवाद समाधान को और तेज करने पर सरकार का फोकस है। कानूनों को गैर आपराधिक बनाने की दिशा में निरंतर प्रयास चल रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 के तहत रोजगार की गारंटी दी जा रही है। 100 दिनों के बजाय अब 125 दिन रोजगार की गारंटी है। काम को गांव की संपत्ति और इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ा गया। साथ ही इसके डिजिटल ट्रैकिंग से पारदर्शिता बढ़ाने पर फोकस किया गया। आम जनता को बड़ी राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबसे बड़े बदलावों में से एक जीएसटी सुधार है, जिससे आम नागरिकों तक उनके जीवन यापन से संबंधित चीजों के दाम में न केवल कमी आई है, बल्कि जनता और व्यापारी दोनों के लिए हितों में बढ़ोतरी हुई है। डायरेक्ट टैक्स सिस्टम में भी बहुत बड़ा रिफॉर्म हुआ है। 12 लाख रुपए तक की इनकम पर जीरो टैक्स एक ऐसा कदम रहा जिसके बारे में एक दशक पहले तक सोचना भी असंभव था। हजारों कंपनियां अब आसान नियमों, तेज प्रक्रियाओं और बेहतर सुविधाओं के दायरे में आ गई है। इस तरह 2025 में मोदी सरकार के कई बड़े फैसलों ने मजबूत भारत की बुनियाद रखी है, जिसमें जनता तक अर्थव्यवस्था की बदलती तस्वीर को पेश करते हुए सरकार ने टैक्स से लेकर श्रम कानून, एमएसएमई से लेकर विकसित भारत जी राम जी विधेयक विकसित भारत 2047 की असली शुरुआत के तौर पर देखा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो विकसित भारत की मजबूत नींव 2025 में साफ तौर पर और ज्यादा मजबूत होती हुई नजर आई है और इसी से कायाकल्प हुआ है कि 2047 तक जाते जाते विकसित राष्ट्र कैसे बन पाएगा और ग्लोबल लेवल पर जितना बड़ा ग्लोबल लीडर भारत बनता हुआ नजर आ रहा है, उसका साफ तौर पर असर इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर तो नजर आ ही रहा है, इसके अलावा अलग अलग क्षेत्रों पर नजर आ रहा है। क्या कुछ खास रहा इसमें, आइए इसी पर चर्चा करते हैं और कैसा ये साल रहा इस पर हम अपने मेहमानों के पास चलते हैं। सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। प्रोफेसर सचिन चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वाइस चांसलर हैं नालंदा यूनिवर्सिटी, बहुत स्वागत आपका। और उसी के साथ साथ दीपशिखा सिकरवार जी हमारे साथ जुड़ रही हैं, सीनियर एडिटर हैं इकोनॉमिक टाइम्स। मैम आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले दीपशिखा जी आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगा। मजबूती स्थिति तो साफ तौर पर 2025 में बहुत कुछ दिखाई दे रही है, किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है सबसे ज्यादा फोकस किया गया और उसके बाद से जो अब हम देख रहे हैं विकसित भारत का जो कायाकल्प होता हुआ नजर आ रहा है, 2025 कितना मजबूत स्तंभ आप मानती हैं? दीपशिखा जी आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, तो चाहूंगा कि आप अनम्यूट कर दें। सॉरी जी। गौरव, अगर आप ये सारे रिफॉर्म्स देखें जो इस पूरे वर्ष में हुए हैं, अगर हम शुरुआत बजट से जो इनकम टैक्स कट हुआ था उसमें पर्सनल इनकम टैक्स कट वहां से ले लें और जो लेजिस्लेटिव चेंजेस हुए हैं उसके अलावा भी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में बदलाव किए गए हैं अलग अलग लेवल्स पर, तो जो थ्रस्ट है इन सारे रिफॉर्म्स का, ये सारे जो मेजर्स लिए गए हैं वो ये है कि जो अर्थव्यवस्था है हमारी उसको, उसमें प्रोसीजर्स प्रोसेसेस को किस तरह से सुधारा जाए, सिंप्लीफाई किया जाए, एक अर्थव्यवस्था को और कॉम्पिटिटिव कैसे बनाया जाए। जब पूरी दुनिया में इतनी उथल पुथल चल रही है और भारत के सामने अलग अलग किस्म की चुनौतियां हैं क्योंकि इतना जियो इकोनॉमिक जियो पॉलिटिकली बहुत बदलाव है। अमेरिका ने हमने देखा कि 50% तक टैरिफ लगाया। तो इस पूरे सीन में, इस पूरे सिनेरियो में आप अपनी डोमेस्टिक इकोनॉमी को कितना और बल दे सकते हैं, उसको कितना और खोल सकते हैं, जो यहाँ पर निवेश है उसे और कितना कॉम्पिटिटिव बना सकते हैं, उसके लिए एनवायरनमेंट। तो एक सीरीज ऑफ मेजर्स लिए गए। हमने देखा कि लेबर कोड जो लागू किए गए, उनका नोटिफिकेशन लाया गया। बहुत वर्षों से निवेशकों की डिमांड रहती थी, उद्योग जगत की डिमांड रहती थी, उसे पूरा किया गया। न्यूक्लियर का क्षेत्र खोला गया, इंश्योरेंस में 100% तक एफडीआई को खोला गया। तो पूरा जो थ्रस्ट रहा है सिंप्लीफाई करिए, उसके अलावा
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस तो हम कर ही रहे हैं, प्रोसेसेस को आसान बना रहे हैं, क्योंकि एक अलग कैबिनेट सेक्रेटरी लेड टास्क फोर्स जो है वो राज्यों के साथ काम कर रहा है, किस तरह से और सुधार लाए जा सकते हैं जिससे कि निवेशकों को, व्यापारियों को जो ग्राउंड लेवल पर है उसको, प्रोसेसेस को किस तरह से सिंप्लीफाई किया जा सकता है। उसके साथ साथ ये बिग टिकट मेजर्स कि न्यूक्लियर का क्षेत्र निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया गया है, बिल्कुल। तो निवेश को और किस तरह से हम देश में आकर्षित कर सकते हैं। न्यूक्लियर का जो ये प्राइवेटाइजेशन जिसके लिए हमने देखा कि शांति बिल भी पास हुआ, आप कैसे देखती हैं इसको दीपशिखा जी? क्योंकि साफ तौर पर देखें प्राइवेटाइजेशन के बाद चाहे हम देखें स्पेस सेक्टर के दरवाजे भी खोल दिए गए हैं, तो ये अपने आप में कितना बूस्ट लेकर आएगा? क्योंकि हम देख रहे हैं छोटी छोटी चीजें भी जो है उसमें जो ये स्टार्टअप इकोसिस्टम है ये बहुत ज्यादा गति के साथ आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। इसको देखकर आपको क्या लगता है ओवरऑल, अगर इनके एस्पेक्ट्स पे हम बात करें तो? देखिए, न्यूक्लियर के लिए जो शांति बिल आया और न्यूक्लियर को निजी क्षेत्र के लिए जो खोला गया है, एक बहुत ही बड़ा निर्णय और एक बहुत ही बोल्ड निर्णय जिसको हमको कहना चाहिए। क्योंकि जब हम अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं, 2047 का लक्ष्य है हमारे पास विकसित भारत का, तो उसमें एनर्जी जो है साफ सुथरी कैसे हो सकती है। तो न्यूक्लियर का एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जो निजी क्षेत्र के लिए नहीं अब तक खुला था, उसमें बहुत कुछ किया जा रहा है। अभी तो लॉ आया है, रूल्स आने बाकी है, तो एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है कि इस क्षेत्र में भी, जैसे स्पेस का आपने मेंशन किया, इसमें भी किस तरह से जॉब्स और क्रिएट हो इसकी वजह से, और उसके साथ साथ देश की अर्थव्यवस्था में जो जिस वृद्धि की हम आशा रख रहे हैं, देश की जिस ग्रोथ का हम सपना देख रहे हैं विकसित होने का, उस देश को विकसित करने के लिए न्यूक्लियर एक बहुत बड़ा एक पिलर रहेगा उसमें, एक एनर्जी। बिल्कुल बिल्कुल। और भी तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जो साफ तौर पर देखने को मिला है कि 2025 में अलग अलग इबारत लिखते हुए नजर आए। प्रोफेसर सचिन, आप ही का रुख कर रहा हूं और आपसे अब मेरा जो सवाल है वो ये है कि हम जैसा देख रहे हैं डिजिटलाइजेशन के बाद से लेकर इस साल हमने बहुत सारी चीजें इनोवेशन में और आगे बढ़ते हुए देखी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब हम बात करते हैं, आपको क्या लगता है कि शिक्षा व्यवस्था कितनी दुरुस्त होती हुई नजर आई है? किन किन क्षेत्रों में आपको लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा फोकस किया गया है और उससे साफ तौर पर बहुत ज्यादा लाभ जो है वो लोगों को मिलता हुआ नजर आया है? गौरव जी, देखिए, जो दीपशिखा जी कह रही थी, मुझे लगता है इस वर्ष जो प्रमुख प्रयास सरकार की तरफ से हुए हैं उनको हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं। सबसे पहले जो शिखा जी ने कहा कि ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ये महत्वपूर्ण हमारे सामने ऐसे कई सारे आए जिनमें सरकार ने चाहे लेबर रिफॉर्म्स है, चाहे जो एजुकेशन सेक्टर में रिफॉर्म्स किए गए, एजुकेशन सेक्टर के लिए स्ट्रेंथनिंग का काम किए गए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखें तो अगर आप सामने देखते हैं कि एमएसएमईज कैसे अपना साइज एक्सपैंड करें, जीएसटी रिफॉर्म्स हैं, ये सारे उस कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दूसरा जो प्रमुख कैटेगरी रहा वो है जो हमारे नेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स हैं, उनको कॉन्स्टेंटली बिजनेस करने के लिए उनका काम आसान बनाना। तो ये जो एक प्रमुख प्रयास रहा, इसमें चाहे हम एफडीआई के रिफॉर्म्स देखें, चाहे ब्लू इकोनॉमी के एक्सपेंशन की बात देखें, जैसा दीपशिखा जी कह रही थी, न्यूक्लियर एनर्जी का देखें, तो ये आप एक देखते हैं कि कांस्टेंट प्रयास पिछले कई वर्षों से चल रहा है। और पूरे वर्ष के जो सरकार के तमाम प्रयास हैं, इनको अगर हम देखें तो जो मैं कह रहा था कि 3 कैटेगरी हो सकती हैं, एक ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, दूसरा महत्वपूर्ण है जो नेशनल इकोनॉमिक एक्टर्स हैं उनका परफॉर्मेंस बढ़ाना। वो एमएसएमई में हो सकते हैं, वो हमारे रूरल एम्प्लॉयमेंट के कार्यक्रमों में रूरल सेक्टर में हो सकते हैं, और या वो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। इसी तरह सरकार ने अभी पीछे जो एजुकेशन सेक्टर में फॉरेन यूनिवर्सिटीज को लाने की बात करी है, जो नए एक रोड मैप को हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बाद में एक रेगुलेशन की बात एजुकेशन मिनिस्ट्री ने करी है। उसी तरह जो तीसरा वर्टिकल है वो टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी को जोड़ने का है। जो आपका सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम जो इनिशिएटिव ले रहे हैं, अभी आप फरवरी में देखेंगे भारत एआई का समिट होस्ट करने जा रहा है। लगातार विश्व में कई देश, और मैं समझता हूं कि ये भारत का आत्मविश्वास है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को गवर्नेंस के फ्रेमवर्क में रखने की लगातार पेशकश कर रहे हैं। ये तब हो रहा है जब कई दूसरे विकसित राष्ट्र इंक्लूडिंग यूएस, वो लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को
गवर्नेंस के मॉडल में नहीं लेके आना चाहते। ऐसे में जो क्रिप्टो जी करेंसीज और बाकी हैं जी उनके सचिन माध्यम जी, से आगे अब बढ़ना सवाल चाहते यही हैं। आता है कि जैसे हमने तमाम रिफॉर्म्स देखे, सबसे बड़ा रिफॉर्म अगर इस साल हमने देखा वो जीएसटी 2.0 को लेकर देखा, उससे आपको क्या लगा कि कितनी बड़ी तेजी आई? क्योंकि हमने देखा कि बाजारों में बड़ा बूस्ट नजर आया फेस्टिव सीजन में, और उसके बाद भी लगातार हम देख पा रहे हैं कि उससे बहुत ज्यादा जो आंकड़े हैं, यानी कि हम कह सकते हैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, वो बहुत बढ़ते हुए नजर आए। तो आपको क्या लगता है ये कितना बड़ा बदलाव रहा है जिससे आम लोगों का जो जीवन है वो पहले से ज्यादा अच्छा बना है, और जो टैक्स स्लैब है उसमें भी हमने अलग अलग इजाफा इसमें देखने को मिला है? क्या लगता है आपको? देखिए, ये जो बहुत ही बड़ा निर्णय हुआ कि हम 2 स्लैब्स में उसको लेकर के आ जाएं, 5% और 18%, ये अपने आप में सारे कंफ्यूजनों को दूर करने का एक बड़ा मेजर प्रयास था। जी और इसके लिए आप अगर देखें तो 2016 से लगातार जो बहस चल रही थी, सरकार ने उसको एड्रेस किया है। तो जो सबसे बड़ी बात गौरव जी है, वो ये है कि सरकार कोई प्री कंसीव्ड आइडियाज के साथ काम कर रही है, ऐसा नहीं है। जी लगातार सरकार ने फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, लगातार लोगों की आवश्यकताओं और जैसा मैंने कहा ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस दोनों को साथ में रख करके निर्णयों को किया गया। तो जीएसटी का ये जो मेजर रिफॉर्म हुआ, जो आप उछाल देख रहे हैं जीएसटी रेवेन्यू कलेक्शन में, जो आप उछाल देख रहे हैं इकोनॉमिक ग्रोथ में, वो हमारे सबके सामने है। उसमें कोई हमें चिंता की बात सामने आती नहीं है। इसका तीसरा बड़ा गौरव जी जो इम्पैक्ट है, भारत का एक्सपोर्ट जो है, निर्यात जो है, बिल्कुल उसमें हमारी हिस्सेदारी जो पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स हैं, जो वैल्यू चेन है, उसमें बड़ी है। तो जीएसटी की रेट्स क्लियर हो जाने से जो हम सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो पार्ट्स हैं किसी बड़ी वैल्यू चेन के, उसको हम एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं कम लागत के साथ। तो ये जो लागत में कमी आई है और उससे हमारे प्रोडक्ट्स का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ा है, ये हमारे एक्सपोर्ट्स को, ये हमारे मार्केट की भागीदारी को निश्चय ही आगे बढ़ाने में मदद करेगा। निश्चित तौर पर ये तमाम ऐसी अलग अलग बातें हैं जो लगातार हमने देखा है कि अब की बार बहुत ज़्यादा इजाफा यहाँ पर दिखाती हुई नजर आ रही है, और तमाम वो आंकड़ों के जरिए भी नजर आ रहा है, जो तमाम फैक्टर्स एंड फिगर जो लगातार सामने आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ बने रहिए क्योंकि वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। साफ तौर पर देखें तो साल 2025 रिफॉर्म्स के लिए बहुत बड़ा निर्णायक एक कदम माना गया है, एक नया मोड़ माना गया है, जो आने वाले समय में और ज्यादा मजबूती पूरे राष्ट्र को देगा ही, और साथ ही साथ जो ग्लोबल लीडर बनने की बात है वो भी भारत को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ा पुश देता हुआ नजर आ रहा है। क्या कुछ खास हुआ, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं, और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। दीपशिखा जी, आप ही का रुख कर रहा हूं। हमने तमाम अलग अलग सेक्टर्स की बात की, लेकिन जब हम छोटे कारोबारियों की बात करते हैं, छोटे उद्यमियों की बात करते हैं, एमएसएमईज बहुत बड़ा रोल अब की बार प्ले किया, और तमाम हमने देखा मंत्रालय की तरफ से भी तमाम योजनाएं परियोजनाएं चलाई गई, सीधा लाभ उन तक पहुंचा, और उसके बाद जो अलग अलग आंकड़े निकलकर सामने आए वो गवाही दे रहे थे कि कितना सक्सेसफुल ये पूरा मिशन रहा है। ऐसे में अगर हम एमएसएमईज की बात करते हैं तो इस सेक्टर को देखकर आपको क्या लगता है कितना बड़ा पुश देने का काम किया है इसने इस मजबूत राष्ट्र को और ज्यादा मजबूत और विकसित बनाने में? बिल्कुल, देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में जो छोटे मंझौले उद्योग होते हैं उनका बहुत बड़ा उनकी बहुत बड़ी भूमिका होती है। वो एक रोजगार का जरिया मुहैया कराते हैं, जो अर्थव्यवस्था की जो ग्रोथ है उसको एक बहुत बड़ा सपोर्ट देते हैं जॉब क्रिएशन के साथ साथ। तो अगर आप देखें कि जो सरकार की तरफ से जो इस साल बहुत सारे कदम उठाए गए एमएसएमई को सपोर्ट करने में, उसमें एक बहुत बड़ा कदम ये भी है कि जो ये छोटे उद्योग हैं, छोटे व्यवसाय हैं, ये छोटे ना रह जाएं, इनको किस तरह से बड़ा करने में कोई उनको कंस्ट्रेन ना रहे। तो जहां ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की हम बात कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में उनकी जो एक डेफिनेशन थी कि इतने 100 करोड़ तक के जो उद्योग हैं, वो डेफिनेशन को रिलैक्स किया गया। तो सरकार की तरफ से ये कोशिश की जा रही है कि छोटे व्यवसाय, छोटे उद्योग जगत, उनको बढ़ावा तो मिले ही, लेकिन साथ साथ ये भी कि कोई उनके ऊपर कंस्ट्रेन ना रहे उनको बड़ा होने में। जी।
तो ये पूरा जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, कंप्लायंस का सिंप्लीफिकेशन और डीक्रिमिनलाइजेशन, आप देखिए बहुत सारे कानून जो है, जन विश्वास जी बिल लाया गया, बिल्कुल। उसके अलावा भी बहुत सारे सारे ही मंत्रालयों के तहत जो है उनके जो कानून हैं, उनके जो रूल्स हैं, उनमें डीक्रिमिनलाइजेशन का एक पूरा मुहिम चल रहा है। बिल्कुल। तो और जी राम जी, वो अभी हमने हाल ही इसीलिए में देखा किस तरह से उसको लेकर भी तमाम बातें हुई, लेकिन उससे भी एक बहुत बिल्कुल बड़ा बूस्टअप मिलता हुआ नजर आया। बिल्कुल एक जो है कि आप व्यवसाय जगत पर आप विश्वास जता रहे हैं, आप विश्वास सरकार की तरफ से जताया जा रहा है। ये डीक्रिमिनलाइजेशन जो है उस इस दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि हम हर छोटे से अपराध के लिए व्यवसायी को जेल नहीं भेज सकते हैं, उसके ऊपर इसलिए बहुत सारे कानूनों में ये किया गया। आम आदमी के लिए भी ईज ऑफ लिविंग, ईज ऑफ जी डूइंग बिजनेस, दोनों के लिए ये किया गया। सरकार डिक्रिमिनलाइजेशन में भी और आगे काम कर रही है। तो जीएसटी में भी आप देखेंगे कि एमएसएमईज पर खास फोकस रहा है, उसके उनके लिए सिंप्लीफिकेशंस किए गए। पूरा जो रेट स्ट्रक्चर है जो 2 स्लैब में किया गया है, उसमें भी खास तौर से ध्यान रखा गया है कि जो छोटे उद्योग हैं उनको कोई तकलीफ ना पहुंचे और उन्हें बहुत बूस्ट मिले। जी निश्चित तौर पर। सचिन जी, आपका रुख कर रहा हूं। और जैसा कि हमने देखा, एक नई परिभाषा गढ़ने का भी काम किया गया है इस पूरे साल में। अगर हम देखें, तमाम ऐसे कानून थे, नए नए चीज़ें उसमें इंप्लीमेंट करके लाई गई और उसके बाद नया कानून उन्हें बनाया गया। जब हम श्रमजीवियों की बात करते हैं, गरीब तबके की बात करते हैं, मजदूरों की बात करते हैं, हमने देखा कि उनको भी सशक्त करने के लिए सरकार ने बहुत सारी कवायदें की इस साल, और साफ तौर पर उनको और ज़्यादा अच्छी तरीके से उनको रोजगार मिल सके, उनका जीवन यापन और बेहतर हो सके। और इसके अलावा जो 25 करोड़ लोग जो गरीबी रेखा के बाहर निकले, ये कितने बड़े आंकड़े हैं, जो दिखाता है कि मजबूत भारत की नींव तो पहले ही पड़ चुकी थी, उसमें एक नींव और एक पत्थर और आगे 2025 में पड़ता हुआ नजर आया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप गौरव जी। अगर हम देखें तो सरकार ने कई ऐसे निर्णय करे जिनमें हम सोच को बदलने का प्रयास कर सकें। जो दीपशिखा जी कह रही हैं कि एमएसएमई का साइज बढ़ाने का प्रयास किया गया, चाहे वो डेफिनेशन बदल करके किया गया हो, माइक्रो किस से किस श्रेणी में जाएंगे, मीडियम किस श्रेणी में जाएंगे, स्मॉल इंटरप्राइजेस किस में जाएंगे, तो वो सोच भी हमारा बदले। उसमें जो लेबर है, लेबर लॉज में परिवर्तन किया जाए, और लेबर लॉज में जब हम परिवर्तन करें तो 29-30 ऐसे बड़े जो कानून हैं उनको बदल के 4 मॉडर्न कोड्स में लेकर के आ जाएं। तो ये जो कंपनी के मालिक हैं उनके लिए, जो लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं उनके लिए। लेकिन ये भी मत भूलिए गौरव जी कि ये वर्ष एक बहुत महत्वपूर्ण वर्ष रहा भारत की सबसे महत्वपूर्ण ट्रेड पॉलिसी को बदलने का। एक यू टर्न हमारे में आया, एक नया दौर हमारे यहाँ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स का शुरू हुआ। अगर आप देखें तो इस वर्ष जो हमने एफ्टा का एग्रीमेंट किया, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, डेनमार्क इनके साथ मिलकर के, उसमें हमने ये तय करा कि $100 बिलियन का वो यहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे और उसमें एमएसएमई को प्राथमिकता मिलेगी। तो जो लोग सोशल सिक्योरिटी के दायरे में हैं, जैसा दीपशिखा जी कह रही थी, जो हम जीएसटी के रिफॉर्म्स, लेबर रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, वो हम देखते हैं कि ट्रेड के साथ, अंतरराष्ट्रीय व्यापार व्यवस्था के साथ हमारे एमएसएमई को जोड़ने का काम, क्योंकि मेजर तो ट्रेड में एमएसएमई की भागीदारी है, 45% शेयर उन लोगों का है हमारे एक्सपोर्ट्स के अंदर। तो ये जो महत्वपूर्ण हिस्सा है, और ये भी भूलिए मत कि अभी भारत का जो अंतरराष्ट्रीय मैं वैल्यू चेन की जो बात कर रहा था, वो 72% शेयर है हमारा। तो ये जब शेयर हम देखते हैं तो कंपनीज जो स्मॉल है, माइक्रो है, मीडियम है, राज्य सरकारों के माध्यम से वो एफटीएस का एडवांटेज ले सकें, इसके दरवाजे खुले। ग्लोबली मार्केट की जब हम बात करते हैं सचिन जी, तो आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल जो हमारे निवेशक हैं, उनका कितना जो बिलीफ सिस्टम है वो स्ट्रांग हुआ है भारत को देखकर? क्योंकि हमने 2025 में बहुत सारे ऐसे आंकड़े हैं जिनमें कीर्तिमान हासिल किया है। तो इन्वेस्टर की अगर हम उस तरह से देखें तो इन्वेस्टर्स में कितना बड़ा निवेशकों का योगदान अब की बार रहा है, जो भारत को और ज्यादा बूस्टअप देने में कारगर रहा है? देखिए, एफडीआई के मामले में सरकार ने 100% खोल देने का जो अपना एक रवैया था वो जारी रखा। इंश्योरेंस के सेक्टर में हमने देखा कि 100% फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के लिए इसको खोल दिया गया। सरकार ने एफडीआई के लिए कई ऐसे क्षेत्र
कई ऐसे जी। भागीदारी के क्षेत्र खोले हैं जहां पे इन्वेस्टमेंट लाया जा सके और लाया जा रहा है। बिल्कुल। आपने शुरू में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की थी। हम जी। लगातार देख रहे हैं कि सेमीकंडक्टर और बाकी मैटर्स के अंदर हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट को लेके आने में सफल हुए हैं। जी। तो ये जो महत्वपूर्ण अंग हमारे इन्वेस्टमेंट के और बिजनेस के निकल के आए हैं, ये लगातार हमारे लिए नए अवसर, आत्मविश्वास निश्चित के तौर भी पर नए और अवसर विकास तो के भी साफ तौर दोनों पर लेके सचिन आ जी रहे हैं। मिलते हुए नजर ही आएंगे। दीपशिखा जी, फाइनल कमेंट मैं चाहूंगा कि आपका, क्योंकि समय हमारे पास बहुत सीमित है, फाइनल कमेंट आपका। दीपशिखा जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, मैं चाहूंगा अनम्यूट कर दें आप। ये पूरा गौरव जी जो पूरा ड्राइव रहा है रिफॉर्म्स का, और ये नहीं कि बिग टिकट रिफॉर्म्स, छोटे छोटे भी रिफॉर्म्स जो बिल्कुल नट्स एंड बोल्ट्स रिफॉर्म्स जिनको हम कहते हैं, कि छोटे छोटी चीजें जो हैं उनको भी सुधारने का, वो एक विश्व स्तर पर भारत को एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव और एक निवेश के लिए बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन बनाने की पहल है। और 2047 का लक्ष्य जो है उसकी दिशा में एक आगे बढ़ता हुआ कदम है देश के लिए। बिल्कुल जी, साफ तौर पर ये नजर भी आ रहा है, और इसी के लिए हम देख रहे हैं कि जो तमाम यहाँ से कहानियां जो लिखी गई थी उसमें एक नया अध्याय, जिसको स्वर्णिम अध्याय भी माना जा रहा है कि 2025, क्योंकि अब 2026 आएगा, बहुत सारे ऐसे इंप्लीमेंट्स हैं जो अब की साल भी देखने को मिलेंगे, और साफ तौर पर एक पावरफुल इंपैक्ट जो भारत का रहा है वो अब की बार हमने देखा है कि जमीन से लेकर आसमान तक और अंतरिक्ष में भी देखने को मिला है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जरिए तो नजर आता ही है। इसके अलावा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेकर और जो तमाम अलग तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पर भी नजर आता है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रोफेसर सचिन हमसे जुड़ने के लिए, और दीपशिखा जी हमसे जुड़ने के लिए, और तमाम बातचीत हमसे यहां पर करने के लिए। तो साफ तौर पर नए भारत की जो नई तस्वीर है वो लगातार बदलती हुई नजर आ रही है। 2025 साफ तौर पर एक बहुत बड़ा निर्णायक मोड़, जहां से एक नई इबारत लिखने की कहानी 2026 में शुरू होगी, और आने वाले कल के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण तो होगा ही, साथ ही साथ नए भारत की जो नई तस्वीर है वो और ज्यादा साफ होगी, और ज्यादा मजबूत होगी, और ज्यादा सशक्त होगी। तभी आने वाले समय में साफ तौर पर कह सकते हैं कि भारत की जो नींव है उसकी नई गाथा, वीर गाथा, और आने वाले समय में गौरव गाथा के तौर पर इसे देखा जाएगा। और इसी के साथ फिलहाल चर्चा में अभी के लिए इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।